Hey everyone, this is Simran and welcome back to our own YouTube channel IGNOU E-पाठशाला। I hope you people are doing well। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम अपने यूनिट 10 दैट इज मोटिवेशन को कंटिन्यू करेंगे और डिस्कस करेंगे। आज हम हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी के बारे में। ऑलरेडी हम अपने पिछले वीडियो में मैस्लो की हायरार्की थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है उसको जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो चलिए बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगी, काफी स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है। देखिए, जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम है इग्नू स्क्वाड। ठीक है, आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे इग्नू स्क्वाड तो टाइटल में आपको इग्नू ई पाठशाला मिलेगा। ठीक, तो इससे कंफ्यूज मत होइए क्योंकि कई स्टूडेंट्स को यही कंफ्यूजन है कि मैम इग्नू स्क्वाड नाम है कि इग्नू ई पाठशाला नाम है। आप टेलीग्राम पे इग्नू स्क्वाड सर्च कर देंगे तो टाइटल में आपको इग्नू ई पाठशाला मिलेगा। अराउंड 2K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि जितनी भी पीडीएफ है सेशन की, इवन आपके जो नोटिफिकेशंस आते हैं इग्नू की तरफ से, जो भी अपडेट आता है मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देती हूँ। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जब मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं था उससे पहले जो भी पीडीएफ्स थी मैं आपको यूट्यूब पर ही प्रोवाइड करती थी। यूट्यूब के जो भी हमारे वीडियोस है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो काफी स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है तो मैं एक काम यही करूंगी कि सारी पीडीएफ्स को क्लब इन कर दूंगी या इंडिविजुअली आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि मुझे खुद भी सारी पीडीएफ्स को रिट्रीव करना पड़ेगा। ठीक, उनको क्लब इन करना पड़ेगा और तभी मैं आपको आगे फॉरवर्ड कर पाऊंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, बाकी अगर अभी आपको एक्सेस करना है तो आप ये कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि आपने IBO 1 की कोई यूनिट पढ़ी। ठीक है, मान लेते हैं यूनिट 4 आपने पढ़ी। ठीक है, तो यूनिट 4 का जो लास्ट वीडियो है ना उसके डिस्क्रिप्शन में आप चेक करिएगा तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, पहले एक्चुअली क्या दिक्कत हो रही थी कि मैं आपको जैसे जैसे सेशन दे रही थी ना वैसे वैसे पीडीएफ प्रोवाइड कर रही थी, बट उसमें मुझे प्रॉब्लम होने लगी थी। ठीक है, क्योंकि हर बार एक नई स्लाइड ऐड करना काफी डिफिकल्ट हो रहा था क्योंकि जब पीडीएफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी में हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने इसलिए ये सोचा था कि जब एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी तो डायरेक्टली आपको उसको मैं पीपीटी को आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके दे दूंगी। तो इसीलिए मैंने यही करा कि जो भी आपकी यूनिट है उसकी जो लास्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी उस पर्टिकुलर यूनिट की। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द आपको टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। IBO 1 की ही सारी पीडीएफ बस आपकी यूट्यूब पर है, बाकी IBO 2 से जितने भी सेशंस हुए हैं सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आपको देखना है तो फाइल सेक्शन में स्क्रॉल डाउन करिएगा नीचे तक तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ और आज हम डिस्कस करेंगे हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी के बारे में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जो हर्ज़बर्ग हैं उन्होंने 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट पर एक स्टडी करी थी। ठीक है, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक, और उनसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आप अपने वर्किंग एक्सपीरियंस में कुछ अच्छी चीजें और कुछ बुरी चीजें बताइए जो आपने अपने एनवायरनमेंट में, अपने ऑफिस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में महसूस की है। कुछ अच्छे पॉइंट्स और कुछ बुरे पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर किससे बोला गया था, हमारे जो इंजीनियर्स हैं और जो अकाउंटेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने आंसर क्या दिया, that person revealed that the elements of good and bad experience were not the same। ठीक है, तो उन्होंने ये चीज एनालाइज करी हर्ज़बर्ग ने कि जो गुड और बैड एक्सपीरियंस हैं वो अलग अलग हैं। तो बैड एक्सपीरियंस और फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस और डिससैटिस्फैक्शन केम फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो जो बैड एक्सपीरियंस है वो कहाँ से आ रहा था, उनको अपने एनवायरनमेंट से आ रहा था। लेकिन जो गुड एक्सपीरियंस या फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या जिसे हम सेटिस्फैक्शन भी कह सकते हैं वो उन्हें कहाँ से आ रहा था, अपने जॉब से। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या एनालाइज किया हर्ज़बर्ग ने कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं और जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं उनको बैड एक्सपीरियंस कहाँ पर मिल रहा है, अपने एनवायरनमेंट में, अपने सराउंडिंग में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एनवायरनमेंट कंडीशंस हैं। लेकिन गुड एक्सपीरियंस कहाँ मिल रहा है, अपने जॉब से रिलेटेड टास्क में। ठीक है, तो इन्होंने इसीलिए 2 फैक्टर्स की यहाँ पर बात करी। अब ये 2 फैक्टर्स क्या हैं, सबसे पहला फैक्टर जो हमारा है वो है हाइजीन फैक्टर, जिसको हम मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं, और दूसरा फैक्टर हमारा मोटिवेशनल
फैक्टर है। ठीक है, तो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हो गए? मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर्स, इन्हें हम हाइजीन फैक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा कौन सा हो गया? फैक्टर्स। ठीक, अब इसको बहुत ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है इन दोनों के बीच में। ठीक, अब ये जो हमारे हाइजीन फैक्टर्स हैं, जिसे हम मेंटेनेंस फैक्टर्स भी कहते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट की बात करता है। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में बात करता है। ठीक, सो प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स डज नॉट सेटिस्फाई पीपल बट देयर एब्सेंस डिससैटिस्फाइज देम। ठीक है, तो अगर हाइजीन फैक्टर्स हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेटिस्फाइड हों, लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो उनके अंदर लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन जरूर होगा। तो हाइजीन फैक्टर्स में याद रखिएगा, इन्होंने किसकी बात करी है? डिससैटिस्फैक्शन एंड नो सेटिस्फैक्शन की। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं तो एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर आपने वर्किंग कंडीशन अच्छी दे रखी है तो ठीक है, उनके लिए एनवायरनमेंट अच्छा है, लेकिन उससे उनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है तो वो डिससैटिस्फाइड जरूर होंगे। ठीक है, आपने उनके हाइजीन का प्रॉपर ध्यान नहीं रखा हुआ है। ठीक है, आपकी जो एनवायरनमेंट है, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है, तो इससे उनके काम पर अफेक्ट पड़ेगा, तो वो डिससैटिस्फाइड होंगे। लेकिन अगर लाइटनिंग अच्छी है, वाटर सप्लाई अच्छी है, आपने उनको एक कंफर्टेबल चेयर दी हुई है, तो उससे उनको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। तो मेंटेनेंस फैक्टर अगर हमारे एनवायरनमेंट में है तो डिससैटिस्फैक्शन एम्प्लॉयज के बीच नहीं होगा, लेकिन अगर मेंटेनेंस फैक्टर्स नहीं है तो कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं होगा हमारे एम्प्लॉयज के बीच में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कंपनी की पॉलिसीज हो गई, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, वर्किंग कंडीशंस, ये सब क्या है? हमारे मेंटेनेंस फैक्टर्स। अब कंपनी की पॉलिसी अगर अच्छी है तो उससे हमारे एम्प्लॉयज बीच में सेटिस्फैक्शन तो नहीं होगा सच, है ना? क्योंकि अगर आपने एक अच्छी पॉलिसी बना रखी है कि आपको 9 बजे आना है और आपको 5 बजे 6 बजे तक ऑफिस छोड़ देना है, तो ठीक है, ये अच्छी पॉलिसी है, उनको ठीक है, एक वर्किंग कंडीशन अच्छी मिल गई, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होगा तो डिससैटिस्फैक्शन जरूर होगा, है ना? क्योंकि कई बार लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कि सुबह 9 बजे से हम यहाँ काम कर रहे हैं, अभी 8 बज चुका, 9 बज चुका है, इतना टाइम तक बैठे हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं एक लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन जरूर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर सब चीजें सही हैं तो सेटिस्फैक्शन भी उतना नहीं होगा। इसीलिए इन्हें सिर्फ मेंटेनेंस फैक्टर्स बोला गया कि एक मेंटेन करने के लिए अपने ऑर्गेनाइजेशन सिस्टमैटिक तरीके से ये फैक्टर्स जरूरी हैं। ठीक, अब नेक्स्ट आ जाते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर्सबर्ग ने इस पे एम्फसाइज भी काफी किया हुआ है। ठीक है, सो मोटिवेशनल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि जो मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर्स है वो एनवायरनमेंट की बात करती है, और मोटिवेशनल फैक्टर्स हमारे जॉब से रिलेटेड, जॉब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करती है। ठीक, सो प्रेजेंस और इंक्रीज इन दीज सेटिस्फाई पर्सन एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी, देयर एब्सेंस और डिक्रीज इन दीज डज नॉट सेटिस्फाई। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं एनवायरनमेंट में, अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो जो हमारा एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और साथ ही वो पर्सन सेटिस्फाइड भी होगा। लेकिन अगर मोटिवेशनल फैक्टर्स मौजूद नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे डिससैटिस्फैक्शन भी होगा। ठीक है, तो मोटिवेशनल फैक्टर्स अगर हैं तो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, अगर नहीं है तो कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होगा। देखो यहाँ पर डिससैटिस्फैक्शन नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है नो सेटिस्फैक्शन, यहाँ पर भी नो सेटिस्फैक्शन ही लिखा है। ठीक है, तो इनके वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देना, कहने का मतलब वही है लेकिन थोड़ा सा बोलने का तरीका अलग है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2 डायमेंशंस की बात करी। सबसे पहले हमने बात करी हाइजीन फैक्टर्स की और दूसरे हमारे थे मोटिवेशनल फैक्टर्स। ठीक है, तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स में लिखा है सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड होते हैं, और हाइजीन फैक्टर्स में क्या है, अगर नहीं होंगे तो डिससैटिस्फाइड होंगे और अनमोटिवेटेड हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ।
सो ये है हमारे हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर्स। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं ये देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें मोटिवेशन फैक्टर्स की, जिसमें हम जॉब सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवांसमेंट एंड ग्रोथ। इन सब से क्या होगा, लोगों के अंदर सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा, है ना। अगर आपने कोई चीज अचीव करी, उसके लिए आपको अप्रिसिएशन दिया गया, ठीक है, आपके जो बॉस हैं उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया, ठीक, तो उससे क्या होगा, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आएगा। आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, ठीक है, आपके जो वर्कर्स हैं आपने उनको काफी अपलॉड किया, ठीक है, आपके जो बॉस हैं वो आपके करियर, आपके ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आपका एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा। इसीलिए इनको मोटिवेशनल फैक्टर्स बोला जाता है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी रखते हैं, ठीक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हाइजीन फैक्टर्स की, जो जॉब डिससैटिस्फैक्शन बात करते हैं। अगर ये फैक्टर्स होंगे तो इससे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं होंगे तो डिससैटिस्फैक्शन जरूर होगा। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरविजन, इंटरपर्सनल रिलेशंस, वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, स्टेटस एंड सिक्योरिटी। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हैं तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है तो डिससैटिस्फैक्शन जरूर क्रिएट हो जाएगा। जैसे इंटरपर्सनल रिलेशंस ले लें, आपके साथ जितने भी आपके पीयर ग्रुप हैं, आपके साथ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर आपके उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है आप अपने टास्क को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर रिलेशन अच्छे हैं तो उससे आपको कोई सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन क्रिएट नहीं हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इन चार्ट्स के थ्रू इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है हाई मोटिवेशन एंड हाई हाइजीन फैक्टर्स। तो आपके एम्प्लॉयज ऑब्वियसली बात है खुश भी रहेंगे और मोटिवेटेड भी रहेंगे, ठीक है। तो ये कैसी होती है, एक आइडल सिचुएशन होती है, दैट एम्प्लॉयज हैव नो कंप्लेंट्स एंड आर मोटिवेटेड, ठीक है। हाइजीन फैक्टर्स भी हाई हैं हमारे और मोटिवेशनल फैक्टर्स भी हाई है, तो एम्प्लॉयज के बीच में कोई कंप्लेन नहीं है और एम्प्लॉयज मोटिवेटेड भी, एक आइडल सिचुएशन यहाँ क्रिएट हो जाती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई मोटिवेशन प्लस लो हाइजीन फैक्टर्स। तो मोटिवेशन तो हाई है बट हमारे जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो लो है। तो मैंने आपको बताया था कि इन फैक्टर्स से सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बट इन फैक्टर्स के पूरा ना होने वजह से लेवल ऑफ डिससैटिस्फैक्शन जरूर क्रिएट हो जाता है। तो इसीलिए ये एम्प्लॉयज के कंपैरिजन में थोड़ा कम खुश है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है दैट एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड टू वर्क बट दे हैव कंप्लेंट्स। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि दो एम्प्लॉयज के बीच में यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, उसकी वजह से यहाँ पर जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो लो आ रहे हो, ठीक है। तो कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक। हमारा लो मोटिवेशन एंड हाई हाइजीन फैक्टर्स। अब मोटिवेशन यहाँ पर लो है लेकिन हाइजीन फैक्टर्स हाई हैं। अब हाइजीन फैक्टर्स कितने भी हाई हो लेकिन वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन उतना नहीं दे पाएंगे जितना हमें मोटिवेशनल फैक्टर्स सेटिस्फैक्शन देते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो थोड़ा सा दुखी है, ठीक है। सो एम्प्लॉयज हैव फ्यू कंप्लेंट्स बट आर नॉट मोटिवेटेड नहीं है। और लास्ट है हमारा लो मोटिवेशन एंड लो हाइजीन फैक्टर्स। तब तो यहाँ पता ही है कि बहुत ही बुरी स्थिति हो चुकी है, ठीक है। सो वर्स्ट सिचुएशन है ये, एम्प्लॉयज आर नॉट मोटिवेटेड एंड हैव कंप्लेंट्स, मतलब कि जस्ट ऑपोजिट है आपका इस सिचुएशन से, ठीक है। आई होप इस चार्ट से भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये आपका एक कंपैरिजन चार्ट है बिटवीन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। इसका जो प्रॉपर डिफरेंस है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एक पिरामिड, है ना, जिसमें हमने 5 नीड्स के बारे में डिस्कस की थी मैस्लो की। अब ये 5 नीड्स जो हैं वो हर्ट्जबर्ग के किस कैटेगरी में आती हैं, मोटिवेशनल फैक्टर्स में आती हैं या मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर्स में आती हैं, ये देखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे, वैसे डायरेक्टली तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा इसमें, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, ठीक। तो जब हमने मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में बात करी थी, हमने 5 नीड्स डिस्कस करी थी। सबसे पहले थी हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, उसके बाद थी हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था बिलोंगिंगनेस, उसके बाद एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स के बारे में, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हर्ट्जबर्ग की जो मोटिवेशन और मेंटेनेंस थ्योरी है, मेंटेनेंस मॉडल है,
वो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी में किस लेवल पर आता है। तो अगर आप यहाँ पर एक चीज एनालाइज करें तो जो हमारे मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं वो कहाँ तक आ रहे हैं, हमारे यहाँ तक। मतलब कि जो मेंटेनेंस फैक्टर्स हुए, ठीक है, जो हमारे मेंटेनेंस फैक्टर्स हुए वो अगर हम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से कंपेयर करें तो सबसे पहले आपके इसमें आ जाएगा फिजियोलॉजिकल नीड्स प्लस आपके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, ठीक है, प्लस हमारी बिलोंगिंगनेस, ना, बिलोंगनेस, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, मैस्लो की फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। बाकी की जो हमारे दो यहाँ पर फैक्टर्स बच जाते हैं या दो हमारी जो नीड्स बच जाती हैं जिनको हम ग्रोथ नीड्स भी कहते हैं, ग्रोथ स्टेज भी कहते हैं, उसमें आ जाएंगे हमारे मोटिवेशनल फैक्टर। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि अगर हम मोटिवेशनल फैक्टर्स की बात करें तो मैस्लो के हायरार्की से अगर कंपेयर किया जाए तो इसमें आ जाएंगे हमारे एस्टीम नीड्स प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक है। हमारे जो मेंटेनेंस फैक्टर उसमें क्या क्या आएगा, फिजियोलॉजिकल नीड्स प्लस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, और मोटिवेशन फैक्टर्स में एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आ जाएंगी, ठीक है। अब आप इसको कंपेयर करके भी देख सकते हैं। हमने ग्रोथ में यहाँ पर बात किसकी करी थी, एस्टीम, प्रेस्टिज, रिकॉग्निशन, है ना, फुल पोटेंशियल, कैपेबिलिटीज, इसकी बात करी थी हमने इन दोनों लेवल्स पे। तो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है, अचीवमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकॉग्निशन, स्टेटस, एडवांसमेंट, ठीक। तो आई होप इससे आप कंपेयर भी कर पा रहे होंगे कि हमारे जो मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं वो मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है उसमें किस लेवल तक है और जो मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी में किस लेवल तक आते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं इन दोनों थ्योरीज के बीच में डिफरेंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस आपसे पूछा जाता है। अभी हमने जो पीछे डिस्कस किया था वो एक कंपैरिजन था और ये बताने का तरीका था कि कौन सा लेवल हमारा मोटिवेशनल लेवल है और कौन सा हमारा लेवल हाइजीन फैक्टर्स के अंदर आता है। अब ये जो एक्चुअल डिफरेंस है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स। तो मैस्लो में हमारी जो हायरार्की है क्या है, वो नीड हायरार्की कहा जाता है। बट हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी में ऐसी कोई भी हायरार्की की बात नहीं करी गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने हायरार्की की बात करी थी, है ना, 5 नीड्स के बारे में बात करी तो ये क्या थी, एक हायरार्की थी। लेकिन इसमें सिर्फ हमने 2 फैक्टर्स की ही बात की हुई है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नीड्स बिकम ऑपरेशनल। सो इन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी higher order need becomes operational after the satisfaction of the lower order needs, है ना। अब हायरार्की की जब बात करी जाएगी तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले हमारी जो लोएस्ट नीड है उसको सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद उसके ऊपर वाली, फिर जब ये सेटिस्फाई हो जाएगी इसके बाद ऊपर वाली, और इस तरीके से आगे हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते चलेंगे, ठीक है। बट हर्जबर्ग में क्या बोल रहा है, दैट हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ऑल द नीड्स आर ऑपरेशनल ऑल द टाइम। इसमें कोई भी हमने हायरार्की की बात नहीं करी। तो यहाँ पर कोई भी लोअर ऑर्डर लेवल या लोअर हमारी नीड्स या हायर ऑर्डर लेवल या हायर ऑर्डर नीड्स कुछ भी नहीं है, सब एक ही टाइम पर वर्क कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोटिवेटर। सो इन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी अनसैटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट, ठीक है। जो हमारी नीड्स सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं वही हमें मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन इन हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी ओनली हायर ऑर्डर नीड्स मोटिवेट। सीधी बात है, अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो इतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करते, लेकिन जो मोटिवेशनल फैक्टर्स है जहाँ पर आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, अचीवमेंट की बात हो रही है, ग्रोथ की बात हो रही है, उससे आप काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेचर। सो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज डिस्क्रिप्टिव। ये कैसी है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है ना, क्योंकि हमने इस थ्योरी के बारे में जब डिस्कस किया था, जब डिटेल में बात करी थी, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि सबके लिए ये हायरार्की सेम हो। कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन ये डिफर भी
कर सकती है, प्रायोरिटीज सबकी अलग अलग हो सकती है। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव इन नेचर है, ठीक। लेकिन जो हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी है ये पर्सपेक्शन बात करती है, परसेप्शन बात करती है, एक पर्सपेक्टिव की बात करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यू। सो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी इज अ मैक्रो व्यू रेलेवेंट टू ऑल वर्कर्स, बट इन हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी इज अ माइक्रो व्यू रेलेवेंट टू रिलेटेड मोटिवेशन ऑफ प्रोफेशनल वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं हम, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल वर्कर्स की, है ना, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने यहाँ पे कंसिडर किया था इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स को, ठीक। लेकिन जो आपकी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी सारे वर्कर्स को यहाँ पर कंसिडर करती है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है इसका मैक्रो व्यू है क्योंकि सारे वर्कर्स को कंसिडर कर रही है, लेकिन जो हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी है इसका माइक्रो व्यू है क्योंकि ये सिर्फ प्रोफेशनल वर्कर्स को ही कंसिडर करके बनाई गई है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलाइज ऑन। सो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी रिलाइज ऑन ह्यूमन नीड्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन। हर्ट्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी रिलाइज ऑन द रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। जो हमारी मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है वो ह्यूमन नीड्स से बात कर रही है ना। जब हमने बात ही करी तो इसमें आप खुद ही देख रहे होंगे नीड हायरार्की थ्योरी है, लेकिन जो हमारे हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है ये किसकी बात करती है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन की बात करती है। और लास्ट पॉइंट है हमारा नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। सो इन मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी the need of an individual are divided into two categories, that is survival or deficiency and growth needs. But in Hrzberg motivation hygiene theory, needs of an individual are classified into hygiene factors and motivation factors, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमने डिस्कस किया था अपने पिछले वीडियो में, जहाँ पे जो हमारी लास्ट की 3 नीड्स थी वो किसका कहलाती है, हमारी सर्वाइवल या फिर जिसको हम डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं, और ऊपर की जो हमारी 2 नीड्स थी वो क्या कहलाती हैं, ग्रोथ नीड्स कहलाती हैं। और हर्ट्जबर्ग में यहाँ पर हमने 2 फैक्टर थ्योरी की बात करी जिनको 2 फैक्टर्स में क्या क्लासिफाई किया गया है, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेशन फैक्टर्स, ठीक है। आई होप डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा। इसको अच्छे से ये वर्ड जरूर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं दोनों थ्योरीज के बीच में सिमिलैरिटी क्या है। देखिए डिफरेंस तो पता ही होना चाहिए लेकिन सिमिलैरिटी क्या है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है दैट बोथ यूज अ हायरार्किकल स्किल, दैट इज वेयर वन स्टेज मस्ट फर्स्ट बी फुल्ली और लार्जली कंप्लीटेड बिफोर एडवांसिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो जो हमारे मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी वो तो प्रॉपरली हायरार्की की बात करती है, लेकिन अगर हम मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी से हर्ट्जबर्ग की आपकी 2 फैक्टर थ्योरी को कंसिडर करें तो कहीं ना कहीं वो भी एक हायरार्की में ही चल रही है ना, क्योंकि हमने जब डिस्कस किया था कि लास्ट की जो 3 नीड्स थी वो मेंटेनेंस पे ध्यान दे रही थी और ऊपर की जो 2 नीड्स थी वो मोटिवेशन फैक्टर्स को कंसिडर कर रही थी। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोनों ही हमारी जो थ्योरी है वो हायरार्किकल स्केल पर चलती हैं, ठीक। Next point of similarity is that both are same on the argument that we behave as we do because we are attempting to fulfill internal needs। देखिए दोनों ही need satisfaction की बात कर रही हैं, ठीक है। हमारे जो हाइजीन फैक्टर्स हैं या फिर जो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स हैं वो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन की बात करते हैं, और हम लोग अगर मैस्लो की बात करें तो वो नीड हायरार्की थ्योरी जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको ही कंसिडर करती है। तो दोनों कहीं ना कहीं जो नीड्स हैं उनको ही सेटिस्फाई करने की बात कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है that they both specify the criteria as to what motivates people. However, this is controversial because entrepreneurs and people from different culture have different values and norms and therefore have different criteria or have criteria which are perceived as more important, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताई थी अभी कि जब हमने मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी डिस्कस करी तो जरूरी नहीं है कि जो हायरार्की जिस तरीके से चलती आ रही है वो सबके लिए सेम हो, सबकी प्रायोरिटीज अलग हो सकती है, कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन ये डिफर कर सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रीक एंड जापानीज एम्प्लॉय स्टेटेड दैट सेफ्टी एंड physiological needs are more important to them, whereas employees from Norway and Sweden saw belongingness needs as being more important, ठीक है। तो रीजन टू रीजन यहाँ पर जो नीड्स है वो डिफर कर रही हैं, ठीक।
नेक्स्ट है हमारा हर्जबर्ग हाइजीन आइडिया करस्पॉन्ड्स विद मैस्लो फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। अभी हमने ये पीछे डिस्कस भी किया था चार्ट, ठीक है, इसलिए मैंने आपको वो बताया भी कि किस तरीके से करस्पॉन्ड करती है, ठीक। नेक्स्ट है ऑल्सो हर्जबर्ग मोटिवेटर्स आइडिया करस्पॉन्ड विद मैस्लो एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ठीक। आई होप ये दोनों पॉइंट्स अब आपको क्लियर भी हो गए होंगे और आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे पिछली स्लाइड से। और लास्ट पॉइंट इसमें बोल रहा है दैट बोथ थ्योरीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस, एम्प्लॉय एटीट्यूड एंड एज अ रिजल्ट देयर मोटिवेशन। सो दीज इन्फ्लुएंस एंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस। अब दोनों ही जो थ्योरीज है वो एनवायरमेंटल कंडीशंस की बात करती हैं, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड की बात करती हैं। और जब एनवायरनमेंट की बात हो रही है, एम्प्लॉयज के एटीट्यूड की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं इससे जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होगी, ठीक है। सो आई होप सिमिलैरिटी भी समझ में आ गई होगी क्या है दोनों थ्योरी से बीच में, और डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। और तीसरी चीज कि किस तरीके से हम मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी को हर्जबर्ग की जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है उससे करस्पॉन्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और इस पर्टिकुलर यूनिट को कंटिन्यू करेंगे और आगे थ्योरीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक्स भी दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।